नई पॉलिटिकल पार्टियों का बनना किसी भी डेमोक्रेसी में अच्छी बात होती है। अगर हम देखें तो आज तक जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स एक अजीब मोड़ पर चल रही है। जब भी पार्टी आती है तो उसको जो है बीजेपी या किसी भी पार्टी का बी टीम कहा जाता है, क्योंकि इसका एक अच्छा वैलिड रीज़न भी है और इसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी मौजूद है जो पहले कांग्रेस की देन है। और अगर हम कांग्रेस और जम्मू कश्मीर की तवारीख देखें तो इसी में ये चीज़ का जवाब मिलता है। मगर नई और सेंसियर पॉलिटिकल पार्टी का आना लोगों के लिए एक और चॉइस भी हो सकती है और कम से कम एक नया ऑप्शन भी हो सकता है। अगर हम बात करेंगे जमात इस्लामिया का वापस पॉलिटिकल ग्राउंड पर आना एक नई डेवलपमेंट है, लेकिन इस बार वो पिछली बार की तरह जो है सिर्फ एक मजबूरी में पॉलिटिक्स में ना आए, बल्कि एक क्लियर मैनिफेस्टो के साथ आए। पिछली बार जिस तरह से हमने देखा था जब 2024 के असेंबली में इलेक्शन में उनके जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे थे, तो जब हमने देखा था जब वो इलेक्शन में आए थे तो उन लीडर्स को खुद भी नहीं पता था कि आखिर हम इलेक्शन क्यों लड़ रहे थे। अगर कोई भी पार्टी जो है पॉलिटिक्स में आती है तो एक प्रॉपर प्लान और विजन के साथ आना चाहिए। जिस तरह से हमने पिछली बार देखा था कि जिस तरह बातें उन्होंने की थी, कहीं ना कहीं तो लग रहा है कि मैच्योरिटी थी। तो अब यहाँ पे एक और रियलिटी है जो हम इग्नोर नहीं कर सकते कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर जो है कश्मीर की पॉलिटिक्स में किसी भी पार्टी का उभरना मुश्किल हो गया है। बीच में अगर हम बात करें, बीच में हमने देखा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद के ज़माने में पीडीपी ने काफ़ी अच्छी तरह से जो है पॉलिटिक्स चलाई थी, लेकिन उनके जाने के बाद जिस तरह से हमने पीडीपी का हाल देखा वो सब हमारे सामने है। और हम बात करेंगे जमात इस्लामिया की तवारीख जो है वो वसी है, ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर की तवारीख में उनका एक अहम रोल है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह जमात इस्लामिया की तवारीख में भी कुछ पन्ने काले हैं, कुछ सफ़ेद हैं। हालांकि पहले भी जमात इस्लामिया ने इससे पहले भी इलेक्शन लड़ा था, जिस पर हम किसी और दिन या किसी और वीडियो में बात करें। फिलहाल अभी हम बात करेंगे जमात इस्लामिया ने जो फैसला लिया है कि वो एक नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं जो रमज़ान के महीने से अपना काम शुरू करेंगे। इस नई पार्टी का नाम होगा जम्मू कश्मीर जस्टिस डेवलपमेंट फ्रंट यानी JDF। अगर हम बात करें कि जमात इस्लामिया के जम्मू कश्मीर यूनिट ने इसकी तस्दीक की है, उन्होंने जो है इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन भेज दी है और उन्होंने पार्टी के लिए जो स्केल का इलेक्शन सिंबल मांगा है। इस्लामिया का कहना है कि ग्राउंड वर्क जो है मुकम्मल हो चुकी है और एडवाइज़र काउंसिल की तरफ से भी क्लियरनेस मिल चुकी है। उनका कहना है सभी डिस्ट्रिक्ट अमीर से यानी सभी डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट से मशवरा किया गया है। सबका यही मानना है कि अब सियासत में आना ज़रूरी है ताकि रीजन की बेहतरी के लिए काम किया जा सके। यहाँ और एक बात इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जमात इस्लामिया के मेंबर जो है 2024 के असेंबली इलेक्शंस में भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, लेकिन तब वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तौर पे खड़े हुए थे। उस वक्त जो है जमात इस्लामी का सीनियर कोर ग्रुप के दरमियान जो है कंसेंसस नहीं हो सकी थी, उनका कार्डर जो है खुलेआम कंपेन नहीं कर पाए। लेकिन इस बार पूरा मशवरा करके फैसला किया गया है कि जमात इस्लामी एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर सामने आएगी। अब सवाल ये उठा है कि जमात इस्लामी की सियासत में एंट्री आने से सबसे ज़्यादा नुकसान किस पार्टी को हो सकता है। अगर हम तवारीख देखें तो सबसे ज़्यादा राइवरी और सबसे ज़्यादा मुखालिफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहे हैं, अगर हम जम्मू कश्मीर की तवारीख देखें। लेकिन कहीं सियासी माहिरीनों का मानना ये भी है कि सबसे ज़्यादा इसका असर जो है महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर पड़ सकता है। वही उनका कहना है कि जमात की आइडियोलॉजिकल जर्नी एक और सिग्निफिकेंट माइलस्टोन होगा। जमात के सपोर्टर्स बहुत ही डिसिप्लिन है और पहले कुछ पार्टियों ने उनका फ़ायदा उठाया है। जमात के जम्मू कश्मीर में तकरीबन 5000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं और इसका एक ग्लोबल फुटप्रिंट भी है, जिसमें अगर हम बात करेंगे साउथ एशिया की जिक्र अगर हम करेंगे जिसमें बांग्लादेश है, पाकिस्तान में भी काफ़ी उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो एक्टिव है। अगर हम बात करेंगे बांग्लादेश में 2023 में जमात इस्लामिया को बैन कर दिया गया था, जिसके बाद वहाँ पे एक प्रोटेस्ट भी हुआ था जिसमें 200 लोगों की जान चली गई थी। वही अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान में भी जमात इस्लामिया का एक्टिव रो रहा है, लेकिन कभी वो वहाँ पे पावर में नहीं आई। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट एंगल यहाँ भी है कि जमात इस्लामिया पर पिछले कई सालों से पाबंदी लगी हुई है। फरवरी 2019 में पुलवामा अटैक के होम मिनिस्टर ने जमात को जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एंड प्रिवेंटेशन एक्ट यानी UAPA के तहत बैन कर दिया था। ये बैन 5 साल के लिए थी, लेकिन जनवरी 2024 में इसको मज़ीद 5 सालों के लिए एक्सटेंड किया गया था। इससे पहले भी जमात इस्लामिया पर 2 बार पाबंदी लग चुकी है, जिसमें एक दफ़ा 1975 में और दूसरी बार जो है 1990 में भी इसी तरह की बैन लगी। होम मिनिस्ट्री का कहना है कि जमात इस्लामिया टेररिज्म को बढ़ावा दे रही है, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को प्रमोट करने में वो मुलवस रही है, जो देश की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी के लिए खतरा है। लेकिन जमात इस्लामिया का कहना है कि उन्होंने अब डेमोक्रेसी पे भरोसा दिखाया है और ये उम्मीद है कि मरकज़ी हुकूमत भी उन पर भरोसा करेगी और उन पर जो लगाई गई बैन है उसको हटा दिया
کیا جائے گا۔ دوستو یہ تھی جموں کشمیر کی نئی سیاسی منظر کی کہانی۔ کیا جماعت اسلامیہ کا یہ نیا سیاسی سفر کشمیر کی سیاست میں نیا بدلاؤ لا سکتا ہے؟ کیا یہ محبوبہ مفتی کی پارٹی کو سب سے بڑا نقصان پہنچائے گی؟ اور کیا مرکزی حکومت جماعت پر لگائی گئی جو پابندی ہے اس پہ کوئی ریلیف دے پائے گی؟ اپنی رائے جو ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتا دیجیے گا۔